अस्सलाम वालेकुम। सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ शादरा में जलसे के शुरका से खिताब करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा, यह पहली बार नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ को निकाला गया हो, और यह भी पहली बार नहीं कि मियां नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि नवाज शरीफ को निकाला गया, और ये भी पहली बार नहीं है कि हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। लेकिन सियासी नाक़दीन का कहना है कि शादरा जलसे को देखते हुए लग नहीं रहा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग मुकर्ररा हदफ पूरा करने में कामयाब हो जाएगी। मौजूदा वक्त में अवाम पीडीएम हुकूमत के 16 माह भूलने को तैयार नहीं, और अवाम इन 16 माह की कारकर्दगी का जिम्मेदार भी मियां शहबाज शरीफ को समझती है। नून लीग 2013 से 2018 के दौर में होने वाली कामयाबियां इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाना चाहती है, लेकिन अवाम 2022 से 2023 में होने वाले अवाम दुश्मन फैसलों की बुनियाद पर वोट देने का फैसला किए बैठे हैं। अब देखना यह है कि मरियम नवाज और दीगर लीगी क़यादत मियां नवाज शरीफ को दोबारा अवाम में मकबूल करने में कामयाब हो जाएगी, या कि मियां साहब को एक बार फिर अवामी रद्दअमल के बायस अपना वापसी का फैसला तब्दील करना पड़ेगा। जबकि मियां साहब की वापसी में उनके केसेस भी बदस्तूर रुकावट हैं। आज फिर मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक बात करते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है, साहब की वापसी कानून के मुताबिक देखेंगे, किसी भी शहरी को कानून के मुताबिक ट्रीट करेंगे। मियां साहब अगर आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इनकरेजिंग है। कानून जो है वो कानून के मुताबिक देखेंगे, किसी भी शहरी को हम कानून के मुताबिक ही ट्रीट करें। दूसरी तरफ नून लीग के बाद मौलाना भी इंतखाबात से भागते नजर आ रहे हैं। अपने हालिया दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि इंतखाबात के हवाले से कौम को बताया गया कि अमन आ गया है, लेकिन इस वक्त केपी और बलूचिस्तान में हमारे लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो गया है, और हमारे हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन हो गया है। इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी यही है कि बड़े कौम को नबी सुनाए गए कि मुल्क में अमन आ गया। इस वक्त भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है। मौलाना के इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि मौलाना भी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। मौलाना और उनकी जमात भी ये नहीं चाहती कि इंतखाबात जनवरी में हों। सवाल ये है कि क्या मौलाना की इंतखाबात के हवाले से तैयारी मुकम्मल नहीं हुई? जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मौलाना के बयान को आड़े हाथों लेते हुए उन पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। उन्होंने कहा कि वाहिद जमात है जो चाहती है कि इंतखाबात हों और आज ही हों। कभी कोई नाम निहाद लीडर टीवी पर आता है और कहता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं, और कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देता है कि मौसम ठंडा होगा, हम कैसे इलेक्शन लड़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। कभी कोई सो कॉल्ड लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं। कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए, और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता है। अब सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें इंतखाबात से राह फरार इख्तियार क्यों कर रही हैं? क्या सियासी जमातें अवाम का सामना करने से घबरा रही हैं? क्या पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम के आड़े आ रही है? क्या पीडीएम के 16 माह के आगे मियां नवाज शरीफ की मोटरवे, पेट्रोल, डीजल, घी की कीमतों में कमी सब मान है? और क्या अगर मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुकर्ररा हदफ पूरा ना हुआ तो क्या मियां नवाज शरीफ फिर भी वापस आएंगे और आकर अवाम में अपना बयानिया मकबूल बनाने की कोशिश करेंगे? इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज्जियाकार इरशाद आरिफ साहब ने। इसके अलावा सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं इरशाद अहमद आरिफ साहब आपकी जानिब आऊँगा। अभी इलेक्शंस की बात हो रही है, लेकिन अभी भी शुकूक व शुबहात हैं, लेकिन कुछ लोग इलेक्शंस को मियां नवाज शरीफ की वापसी से जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, वाकई मियां साहब वापस आएंगे और वाकई इलेक्शंस जो हैं वक्त पर होंगे फिर?
वो गिरफ्तार नहीं होते, जिसका इम्कान मौजूद है कि उन्हें फ़ौरन ज़मानत मिल जाए, बल्कि मुमकिन है आने से पहले ही उनकी ज़मानत हो जाए और वो आराम से जो इंतखाबी मुहिमें चला सकते हैं, तो फिर तो इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। उनकी ख्वाहिश होगी कि जितनी जल्दी वो इक़्तिदार में आ सकते हैं वो आ जाएं, क्योंकि इस वक्त उनके मुकाबले में कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में उनका मद्दे मुकाबिल नहीं है और कोई और भी नज़र नहीं आता। लेकिन अगर मियाँ साहब मुकदमात का शिकार होते हैं, जेल जाना पड़ता है उनको चंद दिन के लिए ही सही, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन इसलिए चाहती है, फौरन इलेक्शन चाहती है कि उनका किला मजबूत है। सिंध में उन्हें किसी किस्म का थ्रेट नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनके लिए कोई थ्रेट है, ना MQM या PTI उनके लिए थ्रेट है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन हों और सूबाई हुकूमत वो बआसानी कायम कर लें और उनका जो दाल दलिया चल रहा था वो चलता रहे। मौलाना फजल रहमान साहब के दो मसाइल हैं। एक तो वो बैटल फील्ड अपनी लूज़ कर चुके हैं दोनों जगहों पर, KPK में और सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी। और दूसरा ये बहरहाल उनको एक सीरियस थ्रेट है दहशतगर्दी का। 2 सूबों में दहशतगर्दी बढ़ रही है और अल्लाह करे कि जल्दी कंट्रोल हो जाए। तो इस वजह से मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर लेंगे कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो मौलाना फजल रहमान साहब भी पीछे नहीं रहेंगे, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके सियासी मफादात भी और ज़ाती मफादात भी मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग नून। तो इरशाद साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सामने मैदान बड़ा क्लियर है और कोई भी उनके मद्दे मुकाबिल आपके ख्याल में आपको नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी का कोई ख़ास वोट बैंक पंजाब में उस तरह से नहीं है जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का है। PTI भी मुश्किलात का शिकार है। क्या आप समझते हैं वाकई इतना आसान होगा वोट हासिल करना? और फिर अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो नून लीग की आला क़यादत इतने खौफ का शिकार क्यों नज़र आ रही है? खौफ का शिकार उन्हें जो है वो इस बात से है कि कहीं PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल जाए। इस वक्त वो इस बात पे मुतमईन हैं और निजी महफिल में बताते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं होगा और इक़्तिदार मियाँ नवाज शरीफ साहब का हक़ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आएंगे। लेकिन अगर उन्हें ये ख़दशा भी मौजूद है कि अगर PTI के साथ कोई मामलात सुलझ जाते हैं या PTI को एक उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाती है, तो फिर जाहिर बात है कि मुस्लिम लीग नून के लिए की मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जितनी अनपॉपुलर है पंजाब में कभी भी नहीं थी। यानी जब उसको 20 सीटें मिली थी उस वक्त भी उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो था वो ज़्यादा था, आज उससे कहीं कम है। और जितने भी सर्वे हो रहे हैं और जितने भी लोग फील्ड में जा रहे हैं, हमारे साफी भाई, दूसरे लोग, वो बता रहे हैं आके कि GT रोड पर भी मुस्लिम लीग के वोट बैंक को ज़रूरत से ज़्यादा डेंट पड़ा है। ये उसी तरह का डेंट है जिस तरह का 13 में पीपल्स पार्टी को पड़ा था। ठीक है। अच्छा हसन अयूब साहब, आप तो कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात भी आपकी हुई है। क्या उनका मोराल कैसा है? वापसी की प्लानिंग क्या है? और जो लोग अभी तक शुकूक व शुबहात का शिकार है कि मियाँ साहब आते हैं नहीं आते, अपडेट क्या, अंदर की खबर क्या है? वाकई आ रहे हैं? और जो आप कह रहे थे रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन रावी तो चले चैन चैन लिखे, लेकिन बाकी लोग इतने बेचैन क्यों हैं? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। बात यह है कि एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो है लंदन से पहले जाएंगे सऊदी अरब उम्रे के लिए, उम्रा अदा करेंगे और वहाँ से उसके बाद उन्होंने UAE आना है और फिर UAE से वो 21 तारीख को पाकिस्तान वो आ रहे हैं चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए। जहाँ तक बात है कि क्या वो आ रहे हैं, तो ये तो बेसिकली 100% बात जो है वो दुरुस्त है कि वो वाकई आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि वो ना आए और उससे पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद जो है नवाज शरीफ बहुत गैर मकबूल हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जो कि GT रोड की पार्टी थी, अब GT रोड में भी उसकी मकबूलियत नहीं रही। अच्छा, ये भी माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जी शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी लाहौर का हल्का हार जाएंगे। अच्छा, अभी जो गुज़िश्ता रोज़ शाहदरा में एक इन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया था, ये कोई मुस्लिम लीग नून का पावर शो नहीं था, ये मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ था। क्योंकि इस पर मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो गई
तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई बहुत मैसिव क्राउड होगा और बड़ी तरीके से जो है ना एक भरपूर किस्म का जलसा होगा। लेकिन होता यह है कि जो बड़े जलसे होते हैं, जब पावर शो करना होता है, अगर लाहौर में जलसा हो रहा होता है तो वहाँ पर फिर गिरदोनवाज से भी लोग लाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती है और एक बड़ा पावर शो किया जाता है। इमरान खान साहब ने 50 से ज़्यादा जलसे जो किए थे, तो मैं ये जो पेशावर मोटरवे है इसके बिल्कुल करीब रहता हूँ, जो टोल प्लाजा है, तो यहाँ से केपी से हज़ारों की तादाद में, यानी 15 से 20 हज़ार का मखसूस क्राउड था जो हमेशा जाता था यहाँ से। तो बात ये है कि वो फिर एक जो उन्होंने सेंट्रल पंजाब में भी जलसे किए थे, तो केपी से लोग जा रहे थे वहाँ पर उनके जलसों में शिरकत के लिए। जो पावर शो करना होता है फिर वहाँ से वो सिर्फ एक उस शहर का नहीं होता, बल्कि गिरदोनवाज से भी, कस्बों से भी जो है वो लोगों को लाकर वहाँ पर जो है पहुँचाया जाता है। और वो जलसों में बीच में काफ़ी दिनों का गैप भी होता है। तो अभी इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है, मैं आपको बताऊं कि कल के ही दिन में यानी फतेहजंग रोड के ऊपर भी जलसा था, पिंडी में भी एक कॉर्नर मीटिंग थी, जलसा कहते हैं, कॉर्नर मीटिंग कहते हैं, इसी तरह सरगोदा में भी थे। अच्छा, इस तरह मुख्तलिफ जो है एक ही वक्त में 5-5, 6-6, 7-7 जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं। ये अवामी राब्ता मुहिम है जिसमें लोगों को इस बात पर कायल किया जा रहा है कि आपने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचना है। मुस्लिम लीग नून का जो हकीकी पावर शो है वो 21 अक्टूबर को है। अच्छा, इससे पहले अभी ये भी बात कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब जो आएंगे तो वो जेल चले जाएंगे। तो देखिए, इतनी बात तो ऑब्वियस है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ और पाकिस्तान के सिस्टम को भी जानते हैं कि नवाज शरीफ को 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जेल जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। ये बात अगर कोई समझ रहा है तो ही नीड्स टू वेक अप, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो कुछ सोच समझ कर आ रहे हैं, किसी मनसूबाबंदी के तहत आ रहे हैं, किसी यकीन दहानी के तहत आ रहे हैं, और वो जो बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको चेक करके आ रहे हैं। तो अभी आप देखें, अभी आने वाले दिनों में एक खास मखसूस टोला है, कह रहे हैं कि जो कुछ यकीन दहानियों के साथ जो है वो मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। ये बताइए किस किस्म की यकीन दहानियां हैं? जो उन्होंने बात की कि 2 जो है साबिक जर्नैलों का जो उनकी एहतसाब की बात थी, और जो एक सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके और पनामा के जजेस जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके एहतसाब की बात की। तो वो मैं तो जो उन्होंने तकरीर की वो तो बात की बात है, जो बातें मेरे उनसे फेस टू फेस हुई हैं और 1-on-1 मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी, मेरा उनसे आई कॉन्टैक्ट भी था और मैंने हर चीज़ देखी। तो मियां साहब का अपना जो ग्रीवियंस है, जो अपना दुख है, वो उसका इजहार उन्होंने जरूर किया और उस मीटिंग में भी किया, और मेरे साथ भी उन्होंने जो मुलाकात में अपने दुख का इजहार किया था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्या हम इस पर मट्टी पाओ जो है वो करके हम आगे बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर सही सिमत में डालना है तो हमें इस चीज़ का भी कम से कम एहसास करना होगा कि जिन लोगों ने गलत किया एटलीस्ट इस बात को कन्फेस करें। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी बात, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव वही था कि मैंने मुल्क को जो है 24वीं मस्जिद बनाना है दोबारा। और दूसरी उन्होंने मुझे मिसाल दी थी हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान ने G20 समिट को होस्ट किया, दुनिया की 20वीं मस्जिद बन चुकी है, 600 कुछ अरब डॉलर उसके रिजर्व्स हैं, और हम पाकिस्तान जो है 1-1 अरब डॉलर को तरस रहे हैं। तो उन्होंने जो मुझसे मुलाकात की उसमें तो ये बातें भी की थी उन्होंने। तो बात ये है कि हम मीडिया वाले एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और बाकी चीज़ों को पसे पुश डाल देते हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी खबर है, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बताया नहीं है मुझे, लेकिन वाकई नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, भरपूर ताकत से आ रहे हैं, कोई रुकावट उनके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी। और अगर किसी ने रुकावट खड़ी करने की कोशिश की भी तो वो रुकावट आपको दिखाई नहीं देगी, वो हवा में उड़ती जाएगी। ठीक है इरशाद साहब, हसन साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और भरपूर ताकत के साथ आ रहे हैं, इस माहौल के अंदर जब इतनी ज़्यादा महंगाई है, PDM की 16 माह की गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी हमारे सामने मौजूद है, और जो बयानिया उन्होंने अभी रिसेंटली बनाया था उसमें यूटर्न भी उन्होंने ले लिया, अगले दिन ही ले लिया शायद, तो आपको लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे कोई ऐसी चीज़ उनके पास है कि आवाम जो है उनको फिर वोट करे, और जितना डेंट उनके भाई की हुकूमत ने यानी कि PDM की गवर्नमेंट ने डाल दिया उसको रिकवर कर सकें वो? नहीं, जब वो यकीन दहानियों के साथ आ रहे हैं, पूरी कुव्वत और ताकत से आ रहे हैं, तो उसके बाद उनको बयानियाँ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, और आवाम के तायद व हिमायत या आवाम में मकबूलियत भी बेमानी चीज़ है। ज़ाहिर बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो आ रहे हैं, वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं, उनको यकीन दहानियाँ कराई जा चुकी हैं, उनको सिर्फ एक खौफ है जो मुस्लिम लीग, पूरी मुस्लिम लीग को और उनके बाकी जो इत्तेहादी साहब रहे हैं उनको भी, कि अगर PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो फिर क्या होगा। वो एक ऐसा मसला है जिस पर सोच विचार की जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई खदशा अंदेशा उनको नहीं है। तो बिल्कुल वो ताकत से आ रहे हैं, वो इक़्तिदार में आएंगे
और उसके बाद फिर अवाम जो है पहले भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अवाम ने उनको वेलकम किया, वो वज़ीर आज़म रहे, उसके बाद वो गए तो वो अवाम ने तो उनको नहीं भेजा था, कुछ और लोग थे उनको भेजने वाले। तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हों तो उस वक्त फिर अंदाजे भी लगाए जाते हैं, उस वक्त आप कोई पेशगोई भी करते हैं, उस वक्त आप तज्जिया भी करते हैं। जब सूरत हाल ये है कि मियाँ साहब को ये यकीन दहानी हो चुकी है कि अब आप आएंगे, कानून आपके सामने रुकावट नहीं बनेगा, कोई और रुकावट मौजूद नहीं होगी, तो फिर चश्मे मा रोशन दिल माशाद वो आएँ और इक़्तिदार संभालें। तो अगर मामला वाकई इतना सादा है इरशाद साहब, तो फिर ये दीगर जमातें भागने की तैयारी में क्यों हैं? कुछ कह रहे हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, शाहिद खाकान ने कहा कि उनका अपना हल्का भी वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, उन्होंने ये भी कहा कि 35 हल्के ऐसे हैं जो कि जहाँ पर बर्फ़बारी होगी और लोग वोट कैसे कास्ट करेंगे, इंतखाबी अमला कैसे पहुँचेगा। तो आपको लगता है कि इंतखाबात डिले हो जाएँ तो किसको फ़ायदा है, इंतखाबात वक्त पे हो जाएँ किसको फ़ायदा है? और पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि आज ही करवा लें, क्या उनको भी फ़ायदा है फिर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन इस मुल्क में दिसंबर में भी हो चुके हैं, इलेक्शन जनवरी में भी हो चुके हैं, इलेक्शन फरवरी में भी हो चुके हैं। 97 के जो इलेक्शन हुए थे मियां नवाज शरीफ साहब ने जिसमें हैवी मैंडेट हासिल किया था, वो जनवरी में हुए थे। 6 नवंबर को लिगारी साहब ने असम्बली तोड़ी थी और जनवरी की किसी तारीख में इलेक्शन हुए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब शहीद हुई थी तो वो फरवरी में इलेक्शन हुए थे, वो दिसंबर में होने थे, दिसंबर की आखिरी तारीखों में होने थे, लेकिन फिर वो 1 महीने के लिए डिले हो गए थे, तो वो फरवरी में जाके हुए थे। तो ये अजीब सी बात है कि पहले ये सवाल कभी भी नहीं उठा कि जी कौन से मौसम में होने चाहिए इलेक्शन, कौन से में नहीं होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जितने इलेक्शन होते रहे हैं वहाँ ये सवाल कभी उठा हो। ये पहली दफ़ा उठ रहा है, इसलिए उठ रहा है कि कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों और वो किसी हिले बहाने से इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे तो इसके अलावा कोई वजह नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा हसन साहब, ये जो अभी कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास जो एक क्रेडिबल शख्सियत है या जिसकी क्रेडिबिलिटी को वो कैश कर सकते हैं इलेक्शंस में, वो मियां नवाज शरीफ हैं। तो कुछ लोग नवाज शरीफ साहब को ये भी मशवरा दे रहे हैं कि वो प्लीज़ वापस ना आएँ, क्योंकि अगर वो वापस आ गए तो उनकी रही सही क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अब आप देख भी रहे हैं कि अभी जो हालिया जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं उसमें 2 करोड़ से ज़ायद वोटर्स जो है वो ऐड हो गए हैं। तो उनको तो नहीं पता कि 2013 से 18 में क्या कुछ हुआ था, वो तो जानते हैं 2022 और 23 में पीडीएम की गवर्नमेंट ने क्या किया था, जिसका फेस शहबाज शरीफ साहब थे। तो नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी जो है इस वक्त स्टेक पे आपको नजर आती है? नहीं, मुझे बिल्कुल एट स्टेक नज़र नहीं आ रही। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो आप जो गैलप सर्वे की बात कर रहे हैं जो ज़्यादातर लोग, तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि गैलप सर्वे की जो है वो फंडिंग किसने की थी, और अगर उसमें जो तजादात हैं उसका तो वो अंबार लगा हुआ है। गैलप सर्वे के अंदर अगर आप देखें तो वो एक तरफ बता रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान की आवाम 88% उनसे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि टोटल 35% लोग जो है वो सियासतदानों पर एतमाद करते हैं। अब 35% का 60% जो है वो लोग कह रहे हैं कि मकबूलियत इमरान खान की है और बाकी लोगों की 60 कोई 30% है, कोई उससे भी नीचे है। तो बात यह है कि अगर ज़्यादा लोग पाकिस्तान के 88% लोग अफवाज पाकिस्तान से जो है वो प्यार करते हैं, तो फिर 9 मई के वाक़यात के बाद जुलाई में ये सर्वे हो रहा है, तो जुलाई में इमरान खान की मकबूलियत सबसे ज़्यादा किस तरह हो सकती है जबकि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमला ही उनकी जमात ने किया है। तो बात बड़ी वाज़ेह है, ये तज़ादात का मजमू है और ये बाय डिज़ाइन कुछ चीज़ें आ रही हैं। आपको भी जो है शायद समझ आ रही होगी, मुझे तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि ये मामला क्या चल रहे हैं। तासुर ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ शायद बहुत गैर मकबूल हो चुके हैं और इस वक्त जो है अगर वो हुकूमत बनती है उनकी तो वो जो है बड़ी धांधली होगी, जब बड़ा कोई इस किस्म का जो है वो मामला हो जाएगा। देखिए, मैं ये इस बात का कोई इनकारी नहीं है कि लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और लोगों की मुश्किलात में इजाफे की वजूहात जो है, अगर कोई बंदा समझने वाला हो, लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं है। वो कुछ लोग समझते हैं कि 16 महीने में इमरान खान से भी ज़्यादा महंगाई कर गए, लेकिन इमरान खान साहब ने जो इकोनॉमिक माइंड्स जो है वो वहाँ पर बिछा कर गए थे, जिस तरह 70 रुपये सब्सिडी दे रहे थे डीजल के ऊपर, 40 रुपये दे रहे थे पेट्रोल के ऊपर, जबकि उन्होंने एक बात का कमिटमेंट की हुई थी IMF के साथ कि 50 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उन्होंने बढ़ानी थी। तो यानी अगर आप इसको अगर मिलाएं तो कई
100 अरब रुपए का जो है वो सब्सिडी देंगे। और क्योंकि पाकिस्तान को एक थर्ड वर्ल्ड जो वो था मुल्क था जो कि IMF के बेल आउट पैकेज के ऊपर था, लेकिन उसने ये शाखर्ची करनी थी। वो शाखर्ची बिल्कुल आपने IMF की बात की है और मौलाना ने भी हुकूमत को तबाह करना था। मौलाना ने भी IMF से मुतालिक एक बात की है, वो भी हम शामिल करेंगे और वो भी सुनवाएंगे कि IMF के हवाले से उनका क्या कहना है। फिलहाल यहाँ ब्रेक, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान का IMF से मुतालिक जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हमने मुल्क को IMF के आगे गिरवी रख दिया है और उनके इस बयान के बाद लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में भी कोई मुश्किलात पाकिस्तानी अवाम की कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं चाहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान का वो बयान हम आपको पहले सुना दें, फिर डिबेट में उसका जिक्र करते हैं। किसी मुल्क पर आलमी इदारों का वो दबाव नहीं जो पाकिस्तान के ऊपर है। रोज IMF एक डंडा लिए खड़ा होता है। अब आपकी कीमतें, उसका उतार चढ़ाव वो आपके इख्तियार में नहीं है, ये उनके इख्तियार में। और मेरे दोस्तों, इस बात को नोट कर लो कि वैसे तो हम ज़ेर असर रहे हैं हमेशा, लेकिन गुज़श्ता 3.5 सालों में जिस तरह हमने अपने मुल्क को IMF के हाथों बेचा है, बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत करके दस्तावेजात के साथ, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। तो इरशाद साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी है। अब IMF का जायज़ा मिशन इस माह के एंड में दोबारा पाकिस्तान आ रहा है और ये चेक करने के लिए आ रहा है कि हमने वो इस्लाहात ले आए हैं और उसके बाद हमें जो 70 करोड़ डॉलर की नई किस्त जो है वो जारी होगी। हमने लेने उनसे 70 करोड़ हैं, लेकिन जो आम आदमी का जितना नुकसान हो गया है सर, उसकी रिकवरी कैसे होगी? मुल्क तो डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, लेकिन गरीब आदमी तो डिफ़ॉल्ट हो गया ना। देखिए मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, 3.5 साल में मुल्क को गिरवी रख दिया IMF के सामने, तो ये 14 माह ये पकोड़े बेच रहे थे, आके वो वापस कर लेते सारा कुछ। इन्होंने जो शोर मचाया था PDM ने कि जनाब स्टेट बैंक के हवाले से जो कानून साजी है वो गलत है, क्या इन्होंने वापस ली? जिन शराइत पे देखें, एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि जो मुआहदा शौकत तरीन ने किया था उसमें पेट्रोलियम लेवी थी 30 रुपए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसको किया 50 रुपए, इसाक डार साहब ने 60 रुपए। तो ये जो 30 रुपए का इजाफा है ये इन्होंने माना है या पहले से था? ये जो माइंस बिछाई थी भाई, 17 अरब डॉलर के आपके पास रिजर्व थे, आपके 6% पे आपकी ग्रोथ रेट थी, उस वक्त तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया था। और जब टका नहीं रहा हमारे रिजर्व में, वो सारे के सारे कर्जों के पैसे हैं, या सऊदी अरब के हैं, UAE के हैं और सऊदी अरब के हैं, चीन के हैं, उस वक्त हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं। डिफ़ॉल्ट से बचाया गया है किसी ख़ास मकसद के लिए। आपने 14 माह के अरसे में एक्सपोर्ट में कितना इजाफा किया, तरसीलात ज़र में कितना इजाफा हुआ, इंपोर्ट कितनी कम हुई, आपकी टैक्स कलेक्शन कितनी बढ़ी, और सबसे बड़ी बात जो अवाम की कुव्वत ख़रीद में कितना इजाफा किया, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये इल्ज़ाम देना तो बड़ा आसान है। तो इरशाद साहब, इस तमाम तर सूरत हाल जो आपने बयान की है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है इस तमाम तर सूरत हाल का? जाने वाली गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी नहीं लेती, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो भी जिम्मेदारी नहीं लेती। हमारे माजी के तमाम हुक्मरान जिन्होंने इस मुल्क में इस्लाहात नहीं होने दी, जिन्होंने हराम खोरी, काम चोरी का कल्चर को फ़रोग दिया इस मुल्क में, जिन्होंने कर्जे लेकर खाए, जिन्होंने भिखारीपन को फ़रोग दिया, ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। आपने कौम को मेहनत की तरफ राग़िब ही नहीं किया। आपने ये सोचा नहीं कि हम चादर देकर पाँव फैलाएंगे। आप कर्जे लेते गए। यानी किसी ऐसे मुल्क की आप मिसाल दे सकते हैं जहाँ पैसा जितना भी बाहर से लिया गया हो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया हो, ना तालीम पर खर्च हुआ हो, ना सेहत पर खर्च हुआ है। पायदार तरक्की के जो बुनियादी इंडिकेटर्स होते हैं उस पर हमने कितना खर्च किया है, तालीम पर कितना खर्च हुआ है इस मुल्क में, और सेहत पर कितना खर्च हुआ है। और तालीम में भी प्राइमरी तालीम जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिस पर सबसे कम खर्च होता है। तो ये सारे के सारे हुक्मरान, मैं सियासतदानों की सिर्फ बात नहीं कर रहा, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं वो सारे के सारे जिम्मेदार हैं। आपके ख्याल में जितने भी हुक्मरान अब तक आ चुके हैं वो सब के सब जो है इसमें जिम्मेदार हैं? इरशाद साहब, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊंगा, दोबारा आपकी जानिब आएंगे। इस वक्त हमें साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अवैस साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
अहमद साहब, ये जो हल्का बंदियों का मामला है और अब उसमें एतराज़ात भी पहले तो बाद में दाखिल होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एतराज़ात सामने आ रहे हैं। अगर इस मसले को हल ना किया गया तो आपके ख्याल में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो कोई स्टेप भी लिया नहीं जा रहा। आप किसी भी एतबार से देख लें कि कोई जो है इलेक्शन कमीशन पहले से बायस है, वो आपके सामने है, सारी कौम देख रही है उसको, क्योंकि जो उनका एटीट्यूड देखे ना कि उन्होंने सबसे पहले वहाँ कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा था इमरान खान की आउस्टर का, वो जो लार्जर बेंच बैठा हुआ था 2022 में, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने आके अदालत के अंदर कहा कि जी हमें 5 से 7 महीने चाहिए, सारी हल्का बंदियां मुकम्मल करके हम इलेक्शन करवा देंगे। और उसके बाद जब 2023 में पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली डिसॉल्व हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और उधर से आ गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी वो इंडिया से हमले का खतरा है, हम लॉ एंड ऑर्डर। वो तो ठीक है अहमद साहब, लेकिन फिर ये बताइए ऐसा क्या किया जाए कि ये तासुर जाए या होता हुआ नजर आए कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? तब वो जब तक कोई उसका एक ही तरीका है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। वो तो सर जनवरी के एंड में इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया जनवरी के एंड में होंगे, आखिरी हफ्ते में। उन्होंने तो वो 26 जनवरी भी हो सकती है, 28 जनवरी भी हो सकती है। नहीं तो हो सकती और बात होती है, नहीं भी हो सकती का तो मतलब है कि नहीं भी हो सकती। यही तो सारा कैच है उसके अंदर और यही सिलसिला हो रहा है। अब ये जो हंगामे इधर उधर जो हो रहे हैं, कभी खुद का हमला हुआ, फिर कुछ हुआ, और ये हो फिर वो नहीं हो सकेगा। हम कहेंगे जी ये तो हालात ही नहीं है, इलेक्शन की बात खत्म हो गई। तो जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान के आइन को मुकद्दम नहीं समझा जाएगा और अदालतें भी इस बात को टेकअप नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी इस वक्त आयद हुई है, पहले भी थी, अब उससे भी ज्यादा है इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये इलेक्शन अगर लेट होते हैं या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खामोश रहती है तो बाकी जो है ना काम करते रहे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। आइन मिसिंग हो जाएगा पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटी में से, तो पाकिस्तान में कानून की हैसियत खत्म हो जाएगी। सोसाइटी विल बिकम फ्री फॉर ऑल, और ये डेंजरस रिंग सिचुएशन है जो पैदा हो सकती है। हम फिर क्या करेंगे कि फिर लॉ मोहल्ला रूल ऑफ लॉ को बदलना पड़ेगा हमें रूल ऑफ अथॉरिटी की तरफ, डेस्पोटिज्म की तरफ। डेस्पोटिज्म जब आ गया तो फिर आप देखें फिर तो बादशाह की निजाम आ गया, और हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बच जा रहे हैं हम। तो जब तक इंश्योर नहीं हो। अहमद अवैस साहब, अभी नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, आपको भी पता उन पे काफ़ी केसेस हैं और वो कन्विक्टेड भी हैं। आते हुए उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? उनके लोग तो कह रहे हैं कि जी बड़ा आसान है, मियाँ साहब पहले हिफाजती ज़मानत लेंगे, यहाँ पर उतरेंगे, एक शानदार जलसे से खिताब करेंगे और उसके बाद बहुत आसानी से अपना नैरेटिव बनाते हुए वो फिर उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। आपको लगता है इतना आसान है ये? नहीं, मेरा पहली बात तो मेरी आप बात लिख लीजिए, ये ब्लफ खेल रहे हैं पूरी कौम के साथ कि डेट दे दी, जो टिकट खरीद दिया। टिकट का क्या होता है, वो एक जहाज में चढ़ते चढ़ते भी वो रिफ्यूज कर देंगे, मैं नहीं जा रहा, टिकट कैंसिल हो जाएगा। आपको अभी भी शक है मियाँ साहब नहीं आएंगे? मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है, मैं आपको बता दूं वो नहीं आएंगे। ब्लफ खेल रहे हैं ये सारी नून लीग जो है। उसकी वजह यह है कि अवाम उनके साथ आने को तैयार नहीं है। आपने कल मरीम नवाज के जलसे में देखिए कितने लोग आए हुए, और वहां पे क्यों आएंगे? देखे ना मियाँ साहब ने इस कौम के साथ किया क्या है। मियाँ साहब ने आपके सामने की बात है कि उन्होंने मुल्क गरीब हो गया, मियाँ साहब अमीर हो गए, बाहर प्रॉपर्टियां अरबों रुपए की बना ली, यहाँ पर अरबों। लेकिन अहमद अवैस साहब, आप तो कह रहे हैं कि मुल्क गरीब हो गया, मियाँ साहब अमीर हो गए। मियाँ साहब तो कहते हैं हमने अपना पूरा पॉलिटिकल कैपिटल इस मुल्क के लिए दाव पर लगा दिया। लेकिन हसन अयूब साहब जो हैं वो आपकी इन बातों पे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे उनकी वजह भी पूछूंगा। हसन साहब, आप तो कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब लाजमी आएंगे, अहमद साहब कह रहे हैं वो तो ब्लफ खेल रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते, उनके पास रह क्या गया आने के लिए। अब देखिए, अहमद अवैस साहब जो हैं मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका बेहद एहतराम करता हूँ, लेकिन बात यह है कि वो खुद इस बात के ऊपर ना ये बात करके ऑन टेलीविज़न ब्लफ खेल रहे हैं,
क्योंकि कुछ मालूमात मेरे पास ठोस मालूमात मौजूद हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। पहले वो 21 से पहले, काफ़ी पहले, यानी अगर आप बात करें तो 12-13 तारीख को वो बरतानिया से जो है वो वहाँ से निकल जाएंगे। उन्होंने जाना है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद वो यूएई आएंगे और यूएई के बाद उन्होंने वहाँ से जो चार्टर्ड प्लेन है उसके ज़रिए उन्होंने लाहौर पहुँचना है और लाहौर से एयरपोर्ट से वो बज़रिया हेलीकॉप्टर उन्होंने आना है मीनार पाकिस्तान। तो ये तो बड़ी पक्की मेरे पास ठोस मालूमात मौजूद हैं। जिन जिन लोगों ने उनके साथ आना है इस हद तक भी कुछ लोगों की तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने बरतानिया से निकलने का यानी जो उनका प्लान है वो उन्होंने इस वक्त जो है वो खुफिया रखा हुआ है। वो किसी को नहीं बता रहे कि कौन सी डेट को उनका डिपार्चर है वहाँ से सऊदी अरब के लिए। लेकिन ये बात मुझे 100% मालूम है कि उन्होंने उम्रा भी करना है और उम्रा करके वो यूएई आएंगे और यूएई से वो पाकिस्तान 21 तारीख को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। अगर वो पाकिस्तान पहुँच गए तो फिर अहमद अवैध साहब कम से कम इस बात पर जो है कन्फेस करेंगे जी कि मैं गलत था और मैंने ब्लफ खेला था विदाउट मैंने ब्लफ नहीं, नेशनल टेलीविजन के ऊपर जरूर कहूंगा गलत था। मेरी बात ना जरा इजाजत देंगे मुझे 2 मिनट बोलने की? जी 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 मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मियां साहब के मुतालिक पहली बात हुई है कि अगर वो आते हैं तो उनको कोई प्री अरेस्ट बेल या प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। ये मफरूर कॉन्विक्ट है, ये तो एक कानूनी रियलिटी है ना, इसको ना आप जुटा सकते हैं ना मैं। ठीक, जो कॉन्विक्ट मफरूर होगा उसको ये रियायत बेल की नहीं मिल सकती। पहले जेल जाएंगे अगर आएंगे तो, उसके बाद अगला स्टेप जो है वो उनकी अपील रिवाइव होगी, फिर अगला स्टेप है उनको बेल होती है नहीं होती, जो भी कुछ होगा। ये एक सूरत हाल तो ये है। दूसरी सूरत हाल ये है उनके मुतालिक कि मियां साहब ने अभी अगर यहाँ पे आना है, जैसे कि अभी बात हो रही है कि उनका इस्तकबाल होगा या फलां होगा, ठीक है, लोग उनके अगर आएंगे तो इस्तकबाल होगा, लेकिन लोग तंग आए हुए हैं महंगाई से। और वो मियां साहब के जो है छोटे भाई साहब मियां साहब की हुकूमत थी, 1.5 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचा के चले गए। वो डार साहब जिनकी शक्ल देख के और जिनके आंखें कांप जाते थे डॉलर और फॉरेन करेंसी, वो डॉलर उनके आने के बाद कहाँ से कहाँ चला गया। ये सूरत हाल जो है इसको ये क्या आवाम भूले पड़े हुए जो उनके साथ खिलवाड़ हो चुका है इस मुल्क के अंदर। आप कोई नहीं भूला हुआ इन सारी बातों को। और ये आपको मैं बता दूं कि ये किसी सूरत इनके आने वाली सूरत हाल जो है वो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मशकूक है। और आपको बताऊँ, एक वाक़या बताता हूँ। 1980 का वाक़या है कि एक कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में जी। ईदी अमीन साहब ने ऐलान कर दिया कि युगांडा से वो भी आ रहे हैं और उनको बुलाया नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा। अब सारे इंग्लैंड में मुसीबत पड़ी हुई थी कि जी वो तो आ रहे हैं और वो लैंड कर रहे हैं। खबर आई कि वो अपने वहां से युगांडा से फ्लाई कर चुके हैं अपने जहाज में और वो आ रहे हैं। अब वो ना जहाज का ही नजर आ रहा था ना वो आ रहे थे, और हत्ता यही हुआ कि ऐन मौके पे पता लगा कि जी वो नहीं आए। तो ये मेरा ये स्पेकुलेशन है, मुझे इनसाइड इंफॉर्मेशन भी। चलें आपको लगता है मियां साहब नहीं आ रहे, आपको लगता है मियां साहब नहीं आ रहे, लेकिन आप चलें ये बता दें, आपको इलेक्शंस जनवरी के एंड में नजर आ रहे हैं आपको? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। मैं तो पॉजिटिवली सोचता हूँ कि पाकिस्तान में आइन की वालदस्ती को कायम करना इंतहाई जरूरत है पाकिस्तान की सालमियत और बका के लिए। भूल जाए आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं। इमरान साहब एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। अहमद अवैध साहब की मौजूदगी में, अहमद साहब अभी इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में 17 सितंबर से इंसाफ का सूरज तुलू हो चुका है। और खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि आज पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है जस्टिस काजी फाइज ईसा। वो जो बेइंसाफी और सहूलतकारी का सूरज था ना वो गुरूब हो चुका है 16 सितंबर को गुरूब हो चुका है। और वो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका नाम था जो है चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जिन्होंने एक सजा याफ्ता आदमी को, एक गिरफ्तार मुलजिम को जो कि अदालत पहुंचा तो उसको पहले तो प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में अदालत जो है वो उन्होंने बुलवाया और जजेस गेट से वो दाखिल हुआ और जो ही कमरा अदालत में वो दाखिल होता गया तो उसको देखते साथ उन्होंने कहा गुड टू सी यू खान साहब, वेलकम। तो ऐसी सहूलतकारी और इस किस्म का जो कहते हैं इंसाफ का जो है ना दोहरा म्यार वो खत्म हुआ है। और आज बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मुल्क के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलामी की माजरत। इरशाद साहब ये इरशाद साहब का मुतालिक
एक बात अगर कहने दीजिएगा जी, क्विकली सर। बंदयाल साहब के मुतालिक आपने जो कुछ कहा, बंदयाल साहब वही हैं जिन्होंने 5 रुकनी बेंच बनाकर और इनको हुकूमत से अलग किया था इमरान खान को। ये वही बंदयाल साहब है और इन्होंने ही उस वक्त वो हुकूमत जो है 63A का फैसला भी उन्होंने ही किया था। ठीक है जी, 63A का फैसला भी उन्होंने किया था। अहमद साहब, इरशाद साहब, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, आप क्विकली अगर मुझे बता सकें, जनवरी के एंड पे इलेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं? जी मेरा ख्याल है इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कराने जरूरी हैं। 2 वजूहात है। अगर तो आइन इस मुल्क में मौजूद है और आइन ने चलना है तो एक तो आपके सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं। सेनेट चारों सूबों की नुमाइंदगी करने वाला मुस्तकिल बिज़ात इदारा है। आप उस इलेक्शन को इग्नोर ना करें। दूसरा, आपने तीसरी किस्त जो लेनी है IMF की, वो नई हुकूमत को उन्होंने देनी है, तो वो भी आपकी मार्च तक है। तो मार्च से पहले मेरा ख्याल है इलेक्शन हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई बज़ाहिर चाराकार नज़र नहीं आता, क्योंकि बिल आखिर इस मुल्क को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन हो जाएंगे, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, जनवरी में नहीं तो फरवरी में हो जाएंगे, फरवरी के आखिर में हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन अयूब खान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, अहमद अवैस साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जिससे पाकिस्तान को डॉलर्स मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक डॉलर्स आए नहीं। क्यों नहीं आए, ये बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करती तो ये दावा किया जाता रहा था कि 4 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी इस सेक्टर में हो सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट हाफिज़ अहमद साहब। हाफिज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आपने तो बड़ी कैंपेन की, लोगों की ट्रेनिंग्स भी की और दावे भी बड़े बड़े आप जैसे दीगर दोस्तों के थे कि अगर ई कॉमर्स को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो मुल्क में काफ़ी ज़र मुबादला आ सकता है, बड़े बड़े अरब डॉलर्स आ सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। आपको क्या लगता है, कहाँ कमी रह गई? इमरान पे इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये थी कि जब हम पहले कोशिश कर रहे थे कि लोग डॉलर्स हमारे मुल्क में लेके आएँ, तो कुछ मसाइल थे, जिस तरह बैंकिंग सेक्टर के मसाइल थे कि पेमेंट क्लियर होने में देर लगाते थे, बिला वजह तंग करते थे। डॉलर लाने वाले को कॉल करके पूछते थे आपके पैसे क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, इतने क्यों आ गए हैं, आप क्या करते हैं। और मीडिया में वाहिद मुल्क है जहां पे डॉलर लाने पे सवाल होते हैं, बाहर ले जाने पे तो हर दुनिया में हर जगह होता है, लाने पे तो कोई सवाल नहीं करता। लेकिन अब मैं बड़ा आपको एक अनफॉर्चुनेट चीज बता दूं कि मेरे कुछ करीबी दोस्त जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अच्छा नाम थे, उनमें से अब एक भी पाकिस्तान में नहीं है। वो बहुत अच्छे डॉलर्स कमा रहे थे, कोई यूके मूव हो गया, कोई US मूव हो गया, कोई दुबई मूव हो गया, कोई कहीं और मूव हो गया। वो कहते हैं यार हम डॉलर इस मुल्क में लेके हैं जहाँ पे हमारी जान माल और इज्जत ही महफूज नहीं है। तो अब उन्होंने इस चीज को यहाँ से भी रिलेट कर दिया। हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात थे कि किसी भी टाइम किसी भी बंदे के साथ कोई भी वाकया या हादसा पेश आ जाता है तो आप कहीं जा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये अब लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, ये सबसे बड़ी रुकावट हो गई डॉलर्स लाने में। क्योंकि जो बंदा डॉलर्स कमा रहा है ना, वो ये कहता है यार मैं इतने कमा रहा हूँ, अगर महीने के $5,000 एक बंदा कमा रहा है तो वो कहते हैं यार दुबई मूव हो जाते हैं, यहाँ पे फ्रीलांस वीजा आसानी से मिल जाता है, यूके का मिल जाता है, यूरोप का मिल जाता है। फ्रीलांस वीजा पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है फ्रीलांसर्स को, वो फ्रीलांसर्स को ये बात फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप $2-3 हज़ार से ऊपर कमाते हैं तो हमारे मुल्क में आ जाएं, डॉलर वही हमारे मुल्क में लेके आ जाएं। तो ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त, अगर हमारे नौजवानों को कुछ सहूलियात। और एक और चीज जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो दिखने में या बात करने में शायद आपको छोटा सा लगे, वो है इंटरनेट का मसला। जनाब, मेरे साथ खुद पाकिस्तान में कई बार हो चुका है कि मेरी अमेरिकन या कैनेडियन क्लाइंट से मीटिंग चल रही है स्काइप पे या जूम पे, और जनाब 10 दफा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। 3-3 वाईफाई लगवाए हुए हैं, मोबाइल इंटरनेट है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, उस तरीके से हमें वो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। ये मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में मेरे साथ ये हुआ है। हाफिज साहब, आपने कुछ फैसिलिटीज की बात की थी, ऐसी क्या सपोर्ट आपको चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं हमसाया मुल्क तो इसमें बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमारी यूथ जो है वो इसमें काफी एक्टिव रोल प्ले कर सकती है। लोगों को जॉब्स के प्रॉब्लम्स हैं, आपने बड़ा बताया कि फ्रीलांसिंग की जा सकती है, खुद घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं। क्या किया जाए ऐसा? सर, आपने हमसाया मुल्क की बात की, मैं आपको जरा उनके नंबर्स बता दूं। $22 बिलियन उनके लास्ट ईयर की IT एक्सपोर्ट है, और नेक्स्ट ईयर वो उसको 200 बिलियन को टच करने वाले हैं। हम 2 और 4 बिलियन के लिए IMF से भीख मांग रहे होते हैं, और वो $200 बिलियन की इंडस्ट्री है जस्ट IT की। सहूलियत सिर्फ ये है कि इंटरनेट प्रॉपर दे दिया जाए, और लोगों को असल ये है कि जान माल और इज्जत महफूज हो जिस मुल्क में ना, पैसा जितना भी। अब इससे पहले भी लोग क्या कह रहे थे, जो बंदा $3,000 कमा रहा है ना, वो पाकिस्तान मंगवाता था $500 या $700, जो उसके किचन का खर्चा है, जो उसकी गाड़ी का फ्यूल है, उतना ही। बाकी पैसे पाकिस्तानी बहुत से फ्रीलांसर्स का
मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर के मुल्कों में पड़ा हुआ, वो पाकिस्तान में लेके नहीं आते। वो कहते हैं यहाँ पे हमारे पैसे सिक्योर नहीं, हम क्यों लेके आए यहाँ पे। तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, इन लोगों को फैसिलिटेट करे कि भाई आपके जो डॉलर्स बाहर पड़े हैं आप सिर्फ वो पाकिस्तान में ले आए, यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें, जॉब क्रिएट करें, हम आपको प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की क्रिएट होने देंगे। कोई आपको तंग करेगा तो उसका बदावा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से लोग घबराते हैं। अदरवाइज काम तो करने को बहुत ज्यादा है। मैं लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ अमेजोन की और वॉलमार्ट ईबे की बात करता हूँ। मैं एक आम नॉर्मल यूट्यूब की बात कर लेता हूँ कि यूट्यूब के अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो आप वो सर्विसेज देकर पाकिस्तान में बैठकर डॉलर कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप अपने फॉरेन क्लाइंट को ग्राफिक डिजाइनिंग के सर्विसेज देकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। तो हजारों रास्ते अब हमारे पास। कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में कमा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह कि वो लोग अपना पैसा पाकिस्तान में लेके नहीं आते। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो जाए तो यकीनन लोग, हर बंदा ये चाहेगा कि यार मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, जहाँ पे मेरी फैमिली है, और जब मैं इतने कमा रहा हूँ, अपने मुल्क में बैठ कर कमा रहा हूँ, तो मैं वो डॉलर अपने मुल्क में लेकर मेरे बाहर क्यों पड़े हुए हैं। तो लोग कभी भी अपना पैसा बाहर नहीं रखेंगे अगर लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। तो हाफिज साहब, इस सेक्टर को खड़ा कर दिया जाए और गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करे, आपको लगता है कि मुल्क के जो इतने मुआशी मसाइल हैं उसमें ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर सकती है? इमरान भाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि हम IMF के पास जाते हैं 2 या 4 बिलियन डॉलर लेने। ये इंडस्ट्री आसानी से इतनी है कि 5 से 10 बिलियन डॉलर ये आपको सालाना दे सकती है। आपको किसी इदारे के पास दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। बच्चे यहीं बैठ कर कमा सकते हैं। फिर डॉलर्स में इनकम जनरेट करेंगे तो जाहिर बात है हमारे मुल्क का भी उसके अंदर फायदा होता है। इंडिविजुअल का तो फायदा है ही है ना, उससे महंगाई से फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम लोगों को इस बात पे कहते भी हैं, लोगों को लगाते हैं इस काम पे कि भाई डॉलर्स में इनकम जनरेट करने की कोशिश करें, जिससे आपका तो फायदा होना है, आपके मुल्क का भी अपना फायदा होना है। क्योंकि जो डॉलर आना है वो पहले तो स्टेट बैंक में, पहले वो आपके कंट्री में लैंड होना है, उसके बाद वो आपके पास आना है। तो हमारे लोगों को ये चाहिए कि इस तरफ आए। रुपयों में लोग कमा रहे हैं। असल में लोगों का माइंडसेट ये है कि जॉब माइंडसेट से निकलना मुश्किल है। और किसी हद तक लोगों की बात भी ठीक है, वो कह रहे हैं यार एक लगी बंदी लगी हुई है, यकम को पता है कि इतने पैसे अकाउंट में आ जाने हैं। बिजनेस में, फ्रीलांसिंग में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन देखें जहां पे उतार चढ़ाव होते हैं छक्के भी तो वहीं पे लगते हैं ना। जॉब में तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि यार इस महीने हो सकता है मेरी तनख्वाह 5 लाख है, तो हो सकता है अचानक 50 लाख आ जाए, ऐसा तो नहीं। लेकिन बिजनेस में ये पॉसिबल है कि आप नॉर्मल 5 लाख कमा रहे हैं, किसी महीने आप 15-20 लाख अचानक कमा लेंगे। 2 अच्छे क्लाइंट लग गए, आपका 10 लाख रुपया। 10 लाख को बड़ी अमाउंट नहीं है, ये मैं 3-4 हजार डॉलर की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारे लोग भी इस तरफ आए, स्पेशली खवातीन इस तरफ आए, खवातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है घर बैठ के। और फिर इसमें जो मजे का काम यह है कि जब आपने डॉलर्स कमाना है, आपने काम भी रात को करना है। नॉर्मली मतलब अमेरिकन टाइमिंग के हिसाब से हम लोग काम कर रहे होते हैं ना। तो खवातीन के लिए बड़ा जबरदस्त है कि वो दिन में अपने बच्चों की देखभाल भी करें, सारे घर के कामकाज भी, रात को आराम से बैठे। हमारे बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, जो आराम से दिन को बच्चों को स्कूल भेज के दिन को सो जाती हैं, शाम को जब बच्चे आते हैं उनके साथ भी टाइम गुजार लिया, रात को बच्चे सो गए तो काम शुरू कर दिया। इस तरह की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमारे पास। अपवर्क और फाइवर दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की। मैं हर पाकिस्तानी को रिक्वेस्ट करूंगा भाई वहां पे जाके अपना अकाउंट बनाएं, और जो सर्विस आपको आती है, आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप वो सर्विसेज देना शुरू कर दें। आप लोगों को स्क्रिप्ट लिख के देना शुरू कर दें। आप अच्छे कंटेंट राइटर है वो सर्विसेज दे दें, ग्राफिक डिजाइनर है वो सर्विसेज दे दें। कोई काम नहीं आता, किसी भी काम की फ्रीलांसिंग सीख लें। यानी कोई ऐसा काम जो आप अपने घर पे बैठ के जिसको सर्विसेज दे रहे हैं वो आपके प्रीमिसेस में मौजूद नहीं है, या आप उसके प्रीमिसेस में मौजूद नहीं है। आप दुनिया में कहीं बैठे हैं, आपका क्लाइंट कहीं बैठा है, इसके अंदर आपके पास लोकेशन फ्रीडम है ना। आप दुनिया में कहीं भी उसके बाद घूम रहे हैं, आपको पता है जी मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, बस आपका लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आप काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये काम करें, हम टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा फरोग दे सकते हैं। इमरान भाई, मेरे लास्ट टाइम बहुत से दोस्त हैं, मतलब बहुत से महीनों में उनके साथ ये हुआ कि प्लान करके गए जी नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, वहां पे टाइम पास करते हैं, कुछ पैसे खर्चेंगे, वहां पे मजा आएगा, अपने मुल्क में पैसे लगाएंगे। वहां पे 3 दिन बाद वो भाग आते हैं जी वहां पे तो इंटरनेट ही नहीं है। अब वही बच्चा और बच्ची जो अफोर्ड कर सकता है वो सैर करने के लिए यूरोप चला जाता है, मलेशिया चला जाता है। मलेशिया और दुबई तो फ्रीलांसिंग से जो पैसा कमा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल मामूली है, यहाँ पे वो पाकिस्तान की तरह रुपए खर्च कर रहे होते हैं। तो अगर यही सहूलतें हमारे नॉर्दर्न एरियाज में दी जाए तो आप सोचे कितने लोग वहां जाके 15-15, 20-20 दिन गुजारे, वहां पे स्पेंडिंग करेंगे, वहां के लोगों के लिए रोजगार बनेगा, होटल इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, और वहां पे लोकली जब पैसे खर्च होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का बेहतर होगा। आपने सर बड़ा अहम नुकता आपने उठाया, यकीनन बहुत अहम नुकता है, इसको नोट किया जाना चाहिए। अच्छा, एक और अहम मामला है डिजिटल करेंसी का। हुकूमत ने ये भी जरा कह रहे हैं, हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है डिजिटल करेंसी को मुतारिफ करवाया जाएगा। आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा? सच पाकिस्तान में मुझे इसका बड़ा फायदा नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन ये है कि जिन लोगों का पैसा बाहर है
वो आप डिजिटल करेंगे, फिजिकल करेंसी करें, उन्होंने अपना पैसा बाहर ही रखना है। तो डिजिटल करेंसी ला के आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। आपने अगर किसी को बाउंड करना है तो उसे सहूलियात दे के बाउंड कर सकते हैं, उसे फैसिलिटेट करके बाउंड कर सकते हैं कि भाई हम आपको ये सहूलियत देंगे, आप अपना। ठीक है जी, कता कलामी की माजरत। हाफिज अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह।